FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे सभी सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के तीसरे महीने का 28वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें हम इलाकाई और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन में होने वाली पेशरफ्त से भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, आप सभी जानते हैं कि साल के आगाज़ में तो बहुत ही अहम इजलास हुआ करते हैं जिनमें एक आपको पता है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है। उसमें दुनिया भर के लीडरान जो हैं और ख़ास तौर पे इक़्तिसादियात और मईशत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, वो शिरकत किया करती हैं। चैलेंजेस क्या दरपेश हैं उस पर बात होती है। लेकिन दुनिया में जिस तरह से हालात, वाक़यात, मामलात तब्दील होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो एक पैराडाइम शिफ्ट हमें नज़र आई है हालिया बरसों में, उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब ना चाहते हुए भी ये फोकस जो है वो एशिया पे है और ये सदी वैसे भी एशिया की सदी कहलाती है और उसमें हमारा बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन जो है उसका एक बहुत कलीदी किरदार है। और चीन जिस तरह से न सिर्फ इक़्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे, बल्कि तकरीबन सभी शोबों में दुनिया में हमें एक कायदाना किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पे उसकी कोशिश ये भी है कि दुनिया को अपने साथ में लाए और चले। सन 2001 में वाव फोरम तश्कील दिया गया जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज़ायद एशियाई ममालिक थे, साथ ऑस्ट्रेलिया था और फिर बाद में ममालिक की तादाद बढ़ती गई। वाव फोरम इसी मॉडल पे तश्कील दिया गया और इसमें भी बात होती है कि दुनिया को जो दरपेश मामलात हैं उनको, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बैठा जाए और देखा जाए कि किस तरह से मामलात पे आगे बढ़ा जा सकता है। वाव फोरम सन 2024 का सेशन जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है चीन के शहर बोआओ में और आज हम ज़रा इसको जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये फोरम है क्या, किस तरह काम करता है और इस दफ़ा जो इसमें बात की जा रही है वो क्या है। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और चीन के उमूर पे इनकी खासी गहरी नज़र है। इस तरह के इजलास में न सिर्फ शरीक होते रहे हैं बल्कि इस तरह के मामलात से वाबस्ता जो अहम शख्सियात हैं उनसे भी इनका करीबी रब्ता रहता है, जिससे मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा आसानी होगी आज के इस मौजू को समझने में। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वाव फोरम आगाज़ इसका हो चुका है, कल इसका आखिरी दिन होगा, सालाना इजलास है। मैं चाहूँगा ज़रा ये आज देखा जाए कि ये जब हम कहते हैं वाव फोरम जो है वो वाव फोरम फॉर एशिया, ये बड़ा अहम किरदार और मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है अपने तौर पे, न सिर्फ एशिया बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस में भी। फोरम क्या है और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये मुख्तलिफ है जो और इस तरह के फोरम्स हैं? जी, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि वाव फोरम जो है एशिया के अंदर, इसके अंदर 25 एशियन कंट्रीज हैं और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये एक हाई लेवल का फोरम है जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के लीडर्स, बिजनेस वाले, एकेडेमिया वाले जो हैं वो सारे आपस में इकट्ठे होते हैं। इसकी बुनियाद रखी गई थी 2001 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है और हर साल ये लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके वहाँ पे बातचीत की जाती है। इस दफ़ा वाव फोरम फॉर एशिया की जो एनुअल मीटिंग है वो चाइना के सदर्न प्रोविंस हनैन में हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक बताया, 26 से 29 तक हो रही है और इस दफ़ा का जो मेन टॉपिक है वो है एशिया एंड द वर्ल्ड, कॉमन चैलेंजेस एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एशिया की और पूरी दुनिया के आपस में जो कॉमन चैलेंजेस क्या हैं और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि वाव फोरम हो या कोई भी और फोरम हो, इस वक्त हम जो आज से पहले कुछ सुना करते थे
کہ جی ایشین ایج آنے والی ہے. تو ایشین ایج آ چکی ہوئی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ایشیا کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ایشین ترقی کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اس ٹائم پہ اگر پورے آپ ایشیا کی پاپولیشن دیکھیں تو وہ تقریباً آدھی دنیا کی پاپولیشن سے زیادہ پاپولیشن ہے. اور اس کے علاوہ ایشیا کی جو بھی اکنامک سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کی پوری دنیا پہ اس کا افیکٹ ہے. بے شک افغانستان ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، رشیا ہو، سینٹرل ایشیا ہو، ایسٹ ایشیا ہو، یہ سارے بڑے اہم ممالک ہیں. اور ایشیا کے اندر اگر آپ نیوکلیئر پاورز دیکھیں تو میرے خیال میں کسی بھی ایک ریجن کے اندر اتنی ساری نیوکلیئر پاورز نہیں ہیں جتنی کہ ایشیا میں ہیں. انڈیا، پاکستان، چائنا، رشیا، یہ 4 بڑی نیوکلیئر پاورز ادھر ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ اکانومی کی بات کریں تو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی چائنا جو ہے وہ ادھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تھیم بڑا ہی سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے، ایشیا ان دی ورلڈ، کہ ایشیا اور دنیا کے کامن چیلنجز کیا ہیں اور کامن رسپانسبلٹیز کیا ہیں. میں اس میں چائنیز جو بھی تھنکرز ہیں میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں جب اس قسم کی میں بات دیکھتا ہوں کہ چائنا کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے ہر چیز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شیئرڈ فیوچر اینڈ شیئرڈ رسپانسبلٹیز، کہ ہم سب کا فیوچر تو شیئرڈ ہے، ہم ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں جو کہ شیئرڈ ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فورم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس فورم میں قزاقستان کے پریزیڈنٹ بھی شرکت ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سری لنکا کے پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ڈومینیکا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ گئے ہوئے ہیں. کمبوڈیا کے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں. پھر ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن وہ گئے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل آف دی آرگنائزیشن آف دی اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ گئے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کریں گے. اور یہ پلیٹ فارم جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کی فائنڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. اور جو باؤ فورم ہے وہ ہر سال مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے. اور چند سال پہلے ہم نے دیکھا کہ باؤ فورم نے کووڈ کے دنوں میں بھی اپنی آن لائن میٹنگز کی اور کووڈ کے اوپر انہوں نے کافی امپورٹنٹ اس کی فائنڈنگز تھیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ایک سٹیبلائزر کا کام کر رہا ہے، کہ دنیا کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی اس وقت چائنا لانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس وقت کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ملکوں کے مالی حالات خراب ہو گئے، ویسٹرن کنٹریز ہوں یا ایشین کنٹریز ہوں. تو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام ہے، چائنا نے اس کو نہ صرف پورے زور و شور سے جاری رکھا بلکہ بہت سارے ملکوں میں وہ جو BRI پروگرام ہے اس میں ایز اے سٹیبلائزر کا کام کیا کہ ان کی گرتی ہوئی کووڈ کی وجہ سے ان کی گرتی ہوئی اکانومیز کو سہارا دینے کا بھی کام کیا. ہم پاکستان کی بھی مثال لیں تو سی پیک کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی کووڈ ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سی پیک دوبارہ سے اپنے زور و شور سے شروع ہو گیا ہوا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی جو ایک اکنامک ریسیشن آ سکتی تھی کووڈ کرونا کی وجہ سے، جب ٹریڈ وغیرہ ہر چیز بند تھی، وہ نہیں آئی بیکاز یہ کہ سی پیک کے حوالے سے جو ہماری انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری اور انفراسٹرکچر انڈسٹری جو ہے وہ بڑی متحرک رہی، اور جس وجہ سے ہمیں وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ دھچکا نہیں لگا
इकोनॉमिक रिसेशन का। यहाँ पे मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा कि चाइना की अगर हम एफर्ट्स देखें इंटरनेशनल अरीना में, तो चाइना ने जो अपनी एफर्ट्स की, मीडिएशन की, कोऑपरेशन की बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, वो दुनिया में पीस लाने के लिए बहुत आने वाले दिनों में देरपा साबित होगी। उसके अलावा चाइना अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी अपना रोल प्ले करे। मिडिल ईस्ट में चाइना बहुत इस टाइम पे रोल प्ले कर रहा है। तो चाइना जो है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी आपको एक वर्ड इस्तेमाल किया स्टेबलाइजर का, कि चाइना ना सिर्फ इकोनॉमिकली दुनिया को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि साथ साथ चाइना की ये भी कोशिश है कि दुनिया के अंदर एक सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर हो और पीस आए। क्योंकि जब तक पीस नहीं होगा दुनिया में, जब तक अमन नहीं कायम होगा पूरी तरह से, तो इकोनॉमिक जो एडवांसमेंट है उसके समरात जो हैं वो हर मुल्क तक और हर आदमी तक नहीं पहुंच सकते। सर, आपने भी जिस तरह फरमाया कि बात हम ये करते हैं कि शेयर्ड फ्यूचर की, लेकिन वहीं पे जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले मामलात हैं वो भी इसमें डिस्कस होंगे। ये शेयर्ड फ्यूचर के साथ साथ ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला मामला ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसके अलावा अगर कोई दूसरे फोरम्स देखते हैं, चाहे वो कॉप का कोई मामला हो या कोई और भी हम देख लेते हैं, या यूएन में भी कोई चीज़ चल रही होती है, सब लोग इस पे बात करते हैं कि जी ये होना चाहिए, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और उस जिम्मेदारी को बाहसन तरीके से निभाने का वक्त आता है तो उसमें हमें सिर्फ बयानात ही नज़र आते हैं, लेकिन चीन उस पर अमली किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है। और जैसे अभी आपने बताया भी कि BRI एक बहुत बड़ा उसका एक अमली नमूना भी है। तो आप समझते हैं कि ये फोरम जिसको कि चीन ही अरेंज करता है और हर साल यहाँ होता है, और हमने देखा है कि इसके पिछले सालों में जितने भी इजलास हुए उसके बाद आउटकम जो भी होता है वो बहरहाल दीगर फोरम्स पे होने वाले आउटकम से उसकी रेशो जो है वो हमें ज्यादा नजर आती है। तो इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को दिल से मानते हुए उस पर अमल पैरा हो। आप समझते हैं कि चीन इस पे मजीद लोगों को कायल करके वो अपना किरदार और बेहतर तरीके से अदा करवा सकता है? जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात चाइना करता है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जो कि समरात तो लेना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं करना चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करके तो जिस तरह होता है कि एक अपनी तरफ से गेंद जो है वो दुनिया के कोर्ट में डाल दी है और दुनिया को कहा है कि जी हम तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना हिस्सा करने को तैयार हैं, आप बताएं आप क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं इस दफा बाओ फोरम के 1-2 दिन पहले इसके एजेंडा से मैं गुजर रहा था, तो इसके एजेंडा में इस दफा उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं। उसके एजेंडा में एक उन्होंने रखा हुआ है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। इस वक्त आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इसमें भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो चाइना के जिस तरह चाइना की जिम्मेदारी है इस तरह सबकी जिम्मेदारी है कि जहां जहां पे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है आप उसको रोकें। तो आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में तो आगे से आगे जा रहे हैं, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है उसको रोकने के लिए क्या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे बहुत सारे ममालिक इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के अंदर ये बात जरूर आई एम श्योर उधर डिस्कस हुई होगी कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये बात आती है कि आपके अगर मुल्क के अंदर कोई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है या प्रोपेगेंडा कर रहा है किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ या किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो क्या हम क्या ये जो बाकी दीगर ममालिक हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर करते हुए उसको रोक सकते हैं या रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे। उसके अलावा
यहाँ पे ये भी बात हुई कि क्लीन एनर्जी के ऊपर बात हुई। अब क्लीन एनर्जी के ऊपर भी क्या चाइना के अलावा दीगर ममालिक जो दुनिया के हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिर यहाँ पे बाओ फोरम के अंदर बात हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बात हुई। वैसे तो पूरी दुनिया कहती है जी हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने किस किस ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम किया, कार्बन एमिशंस किन मुल्कों ने कम किया। तो ये सारी बातें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होती हैं। फिर बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर। तो क्या मुख्तलिफ ममालिक ने अपने रेगुलेटरी रिजीम्स इतने स्ट्रॉन्ग बनाए हैं कि कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अल्टीमेट जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है उसका बेनिफिशरी तो कंज्यूमर है। अगर आप कंज्यूमर के राइट्स को ही नहीं सेफगार्ड करेंगे तो आगे किस तरह चलेंगे। तो कंज्यूमर राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनानी होती हैं, रेगुलेटरी रिजीम बनाना होता है। तो क्या दीगर ममालिक जो हैं वो ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो टर्मिनोलॉजी है, मैं ये समझता हूँ ये हर चीज के अंदर सेट बैठती है। अच्छा सर, इसमें मुझे थोड़ा सा जब ये मैं इस फोरम से मुताल्लिक देख रहा था और खबरें जो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें जैसे आपने हवाला भी दिया कि हम बड़े ममालिक जो है हमारे एशिया के, उसके बड़े कुछ सरबराहान भी, कुछ आला हुकूमती अहदेदारान जो हैं वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं। और 50-60 के करीब इस दफ़ा बताया जा रहा है कि ममालिक से ज़ायद जो हैं वो इनके नुमाइंदे तकरीबन 1500 से लगभग नुमाइंदे जो हैं इसमें शरीक हो रहे हैं और सारे जोड़ के ये बैठ रहे हैं। आपने हवाला दिया ग्लोबल गवर्नेंस में, तो अभी हाल ही में जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी एक करारदाद जो थी वो मंजूर की गई, जिस पे इस पर बात हुई है कि ग्लोबल AI के शोबे में ग्लोबल गवर्नेंस का कोई बहरहाल कोई कवायद ज़वाबित हैं वो बनाए जाने चाहिए, और उसमें भी चीन का एक बड़ा अहम किरदार हमें नज़र आया। इन शख्सियात के इंटरव्यूज़ मेरी नज़र से गुजर रहे थे और उसमें उनमें से अक्सरियत का यही कहना है कि चीन का मुसलसल ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है आलमी मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए। ये बात हमें जिन रहनुमाओं की तरफ से मिलती है वो या तो एशिया के हैं, या फिर अगर वो उनका ताल्लुक अगर मगरब से रहा है तो वो अब उन पावर में नहीं है। तो क्या ये सैनिटी जो है ये इस वक्त जो मगरिब में बैठे हुए जो एस्टैब्लिशमेंट है या वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनमें प्रिवेल होती हुई क्यों हमें नजर नहीं आती? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि कुछ ममालिक हैं जो कि अभी तक मैं कहूँगा कि उसमें रह रहे हैं, वो एक इल्यूजन की स्टेट में रह रहे हैं। इल्यूजन की स्टेट में ये रह रहे हैं कि वो लोग अभी तक ये कबूल ही नहीं करना चाह रहे कि चाइना इस वक्त इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया हुआ है कि हमें अपनी स्टेबिलिटी के लिए चाइनीज इकोनॉमी की हेल्प की या चाइनीज इकोनॉमी के साथ की जरूरत है। तो एशियन ममालिक क्योंकि चाइना के दोस्त ममालिक हैं और वो चाइना की कंट्रीब्यूशन को समझते हैं, और पूरे एशिया के अंदर चाइना की इस टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एक मुल्क की इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, रेल नेटवर्क में, रोड नेटवर्क में, एनर्जी नेटवर्क में किसी भी एक मुल्क की कोई इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जो मुल्क तो एक स्टेट ऑफ इल्यूजन में रहना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज अगर इस चीज को नहीं मानना चाहते, तो मैं ये कहूँगा उनके लिए, मैं यही कह सकता हूँ कि वो लोग इस इल्यूजन की स्टेट से बाहर निकल आए, और इस चीज को अब हमें एडमिट कर लेना चाहिए कि इस टाइम पे दुनिया की सबसे वाइब्रेंट इकोनॉमिक पावर जो है वो हमारा दोस्त और हमारा ब्रदर मुल्क चाइना है। और चाइनीज इकोनॉमी की सक्सेस जो है वो हम सब की सक्सेस है, और हमारी जितने भी चाइना के साथ ममालिक 155 ममालिक जो कि बेल्ट एंड रोड के
तवसत से जिस तरह कहते हैं कि तस्बीह के दानों की तरह जिस तरह होती हैं, वो इकट्ठे होते हैं, सारे एक लड़ी में परोए हुए होते हैं, वो उस तरह सारे ये कंट्रीज अब इकट्ठे हैं फॉर अ shared future, for a community with shared future, for a shared success, and for a shared future generation हमारे आने वाली उनके लिए। और जाहिर बात है, जब आपकी सक्सेस भी शेयर्ड है, जब आपकी कम्युनिटी भी शेयर्ड है, जब आपने मिल के काम करना है, तो हर मुल्क की जिम्मेदारी भी है, तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी उधर ही आता है। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी क्लैरिफाई करता चलूँ अपने सामीन के लिए, क्योंकि कई बच्चे सुन रहे होते हैं आपका प्रोग्राम, कि बेल्ट एंड रोड के हवाले से कहीं भी चाइना का कोई कॉलोनाइजेशन का प्रोग्राम नहीं है। कहीं भी चाइना ने पिछले 10 साल में ये बात नहीं की कि ये जगह मेरी है या ये चीज़ मेरी है। चाइनीज़ ने हमेशा शेयर्ड कम्युनिटी, शेयर्ड ट्रेड, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस किस्म के अल्फाज का न सिर्फ इस्तेमाल किया है बल्कि अमली तौर पे करके भी दिखाया है। बिल्कुल ठीक सर। बस आखिर में मुख्तसरन बस ये जानना चाहूँगा कि अभी इस फोरम का कल जब अख्ताम होता है तो जाहिर बात है जो आउटकम आएगा उस पर भी हम आने वाले दिनों में अपना ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बोआओ फोरम फॉर एशिया जो है ये एशियन पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फोरम है कि जो वक्त की अहम ज़रूरत को, तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और मज़ीद कर सकता है? जी बिल्कुल कर रहा है। इस वक्त जो बो फोरम है ये एक इम्पोर्टेंट फोरम है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक इकट्ठे होकर चीज़ों को डिबेट आउट करते हैं। और जो बो फोरम की मैं आपको ये भी ख़ास बात बताऊं कि इसके अंदर ये एक ऐसा वर्सटाइल किस्म का फोरम है कि जिसमें हुकूमती नुमाइंदे भी होते हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, एकेडेमिया के लोग भी होते हैं। तो बहुत सारे दिमाग एक जगह पे इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और चाइना के अंदर तो वैसे ही डिस्कशन को, बातचीत को बहुत अहमियत दी जाती है। और जब इतने सारे ममालिक के लोग इकट्ठे होकर जब बात करते हैं तो आई एम श्योर कि कल जो इनका लामिया निकलेगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और आने वाले दिनों के लिए एशिया की सक्सेस में वो कलीदी किरदार अदा करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और तज्ज़िये का। खालिद तैमूर, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब, और बात हुई आज बोआओ फोरम फॉर एशिया के जो सालाना उसकी जो कॉन्फ्रेंस जारी है चीन के शहर बोआओ में, जो कि जनूबी सूबा है हन्नान, वहाँ पे ये वाक़ है। और 2001 में जैसे बताया कि इसका आगाज़ हुआ था इस फोरम का, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वाक़े पे किस किस तरह से इसने अपना एक अहम किरदार अदा किया है, ख़ास तौर पे एशियाई मामलात को आलमी तनाजुर में रखते हुए लोगों को एक साथ लाने में। और अभी यही तवक्को की जा रही है और जो तज्ज़ियाकारों और माहिरीन और जो मुबस्सिरीन की राय हमारे सामने आती है उसमें यही बात आ रही है कि हम नसीब मुआशरे की बात जो चीन करता है उसकी तामीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब मिलकर बैठें और एक जिसको कहते हैं ना कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, तो ही बात बढ़ेगी, आगे चलेगी। और इस दफ़ा का इसका जो थीम है जिस पे फोकस किया जा रहा है वो भी यही है, एशिया एंड द वर्ल्ड, कॉमन चैलेंजेस एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उम्मीद की जाती है कि जब इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पे जो एलामिया आएगा उसमें हमें इस मौजू को सामने रखते हुए यकीनन कुछ ज़्यादा हौसला अफजा और मस्बत चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान नासिर महमूद खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी शर्त, और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगे उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा पामान।